गिरामी, यूपीएससी मुल्क हिंदुस्तान के 5 मुश्किल तरीन इम्तिहानात में से एक है और ये इम्तिहान और इसकी कामयाबी मुल्क की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी और पॉलिसी साजी में अपना रोल अदा करने का अहम जरिया भी है। इस इम्तिहान में शिरकत और कामयाबी के जरिए हुकूमती महकमों के आला तरीन ओहदों पर फायज हुआ जा सकता है। नीज इस इम्तिहान की तैयारी दीगर तमाम मुकाबलाजाती इम्तिहानात की तैयारी में मुआविन भी साबित होती है। यूपीएससी इम्तिहानात के हालिया नतायज मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिहाज से मायूस कुन है और ख़ास तौर से मदारिस के तलबा के लिहाज से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सब की कोशिशों और जिद्दोजहद से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। हाज़रीन गिरामी, जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं और जिसके लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वो घड़ी आन पहुँची है, यानी आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी जनाब आज़िम किफ़ायत खान साहब खिताब फरमाएंगे। आपने अभी 2021 में यूपीएससी क्वालिफाई किया है। आप हमें बताएंगे कि इस मुश्किल इम्तिहान का मुश्किल तरीन सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, उन्हें क्या क्या मुश्किलात दरपेश थी, उनका मुकाबला उन्होंने कैसे किया और इस अजीम कामयाबी की पहली खबर पर उन्होंने क्या महसूस किया और ख़ास तौर से मदारिस के तलबा को वो कौन सी नसीहतें करेंगे। सामीन से गुजारिश है बगौर समाअत फरमाएं, यूपीएससी से मुतालिक सवालात नोट करें ताकि खिताब के बाद आप उसका तशफ़ी बख्श जवाब हासिल कर सकें। मैं इस शेर के साथ सर को दावत सुखन देती हूँ। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अरबिक स्टडी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और साथ ही तकरीबन यहाँ पर 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है मदरसा बैकग्राउंड पहुँच रही होंगी। जैसे कि मेरा मुख्तसर तारुफ यहाँ पर बयान किया जा चुका है कि यूपीएससी का मेरा सफ़र कैसा रहा है और मेरी स्कूलिंग कैसी रही है। मुख्तसर में एक बार फिर मैं खुद बता दूँ कि पहली से 12वीं तक मेरी जो तालीम रही है वो उर्दू जबान से हुई है। एल एम सरदार हाई स्कूल एक ही कैंपस से मैंने तालीम हासिल की है। इसके बाद 2011 से 2015 तक ये मेरे इंजीनियरिंग के साल रहे हैं। मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। 2015 में यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया चले गया था और वहाँ पर मैंने 2 साल लगाए हैं। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरे 3 साल लगे हैं और फाइनली 2020 में 2015 से 2020 तक का मेरा सफर यूपीएससी का रहा है और मुझे इस साल फाइनली कामयाबी मिल पाई है। जिस वक्त मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया गया और वहाँ पर जो कोचिंग होती है चाहे जामिया हो हज कमेटी ऑफ इंडिया हो, 2015 में जब मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया उस वक्त वहाँ पर, हालांकि अभी भी वहाँ पर कोचिंग इंग्लिश में ही दी जाती है, एक ही जबान में वहाँ पर कोचिंग दी जाती है। साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया, ज़कात फाउंडेशन, इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कोचिंग दी जाती है। जब मैंने वहाँ पर अपने सीनियर्स को और अपने मेंटर्स को बताया कि मैं यूपीएससी का इम्तिहान उर्दू मीडियम से लिखना चाहता हूँ तो उनका पहला रिस्पॉन्स तो ये तभी आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, इसलिए अगर इसी जबान को आप कंटिन्यू करें यूपीएससी के लिए तो बेहतर होगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा था कि ये जो हवा बन गया है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट या मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो कामयाबी थोड़े वक्त बाद मिली, लेकिन मुझे मिली। शुरुआत में 2015 में जब यूपीएससी की कोचिंग शुरू हुई तो उस वक्त किसी भी तरह की रहनुमाई मौजूद नहीं थी, चूंकि 2013-14 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और तब से लेकर इस साल तक किसी भी उम्मीदवार ने उर्दू मीडियम से इम्तिहान कामयाब नहीं किया था। उससे पहले की कुछ मिसालें मौजूद है। 2008 में कैसर अब्दुल हक सर है, 2009 में देवबंद से फारिग मौलवी वसीमुर रहमान है, के बाद 2012-13 में हमाद जफर है। इन कुछ लोगों ने उर्दू मीडियम से इस इम्तिहान को कामयाब किया है, लेकिन इस नए पैटर्न के हिसाब से किसी तरह की रहनुमाई, किसी तरह की कोचिंग, किसी तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। और ये बात आपको अभी भी जहन में रखनी होगी कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दूसरी जबानों से किसी न किसी तरह का इस्तेफादा हासिल करना है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत की जो पूरी कोचिंग है, बेसिक कोचिंग, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया में हुई
वो सारी की सारी कोचिंग मेरी इंग्लिश जबान में ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई जाती थी, जो क्लासेस होते थे वो अंग्रेजी में लिए जाते थे। लेकिन उसके साथ में बताता हूँ कि कोचिंग के अलावा अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, किसी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में है या किसी प्राइवेट कोचिंग एकेडमी में है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एक बात ज़हन में रखनी है कि उर्दू से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जहां से आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहली चीज, स्टैटिक का जो पार्ट होता है, जितने भी सब्जेक्ट है 6वीं से 12वीं तक के आपको जो पढ़ना रहते हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, उसमें एनसीईआरटी की किताबें होती है कि आपको पढ़ाई वहीं से शुरू करनी है। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताबें देखें तो ये तमाम की तमाम किताबें उर्दू जबान में भी अवेलेबल है। आप उसे बराह रास्त एनसीईआरटी से खरीद सकते हैं या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से उर्दू जबान में एक भी अखबार ऐसा नहीं है जिसे पढ़कर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाए। आपको अंग्रेजी के अखबारों की तरफ रुख करना ही होगा, चाहे द हिंदू पढ़िए या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, या इसके अलावा हिंदी जबान का कोई अच्छा न्यूज़पेपर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू न्यूज़पेपर की क्या अहमियत है, उसके लिए मैं वाजे करना चाहता हूँ कि जो भी नई चीज आ रही है, कोई भी रोजाना जो चीजें हो रही है करंट इवेंट्स में, उसकी सिर्फ आप हेडिंग्स अगर पढ़ ले, सुर्खियां, अगर आप उर्दू न्यूज़पेपर में जाकर उसकी सुर्खियां पढ़ लेते हैं तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता चल जाती है कि इसे क्या कहते हैं। इसके अलावा हुकूमत हिंद की जानिब से पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज रिलीज होती है वो अंग्रेजी और हिंदी के साथ में उर्दू जबान में भी दी जाती है। और तमाम के तमाम न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो या मार्केट में जो मैगजीन्स अवेलेबल होती है, विजन आईएएस, इनसाइट ऑन इंडिया, ये सारे के सारे रिसोर्सेज पीआईबी की वेबसाइट से ही पॉइंट्स लेकर अपने नोट्स बनाते हैं। तो अगर आप बराह रास्त उसे फॉलो करते हैं तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा एक मटेरियल और बहुत अहम हो जाता है जो एसे राइटिंग में और एथिक्स के पेपर में आपके लिए अहम होता है, वो होता है योजना मैगजीन। योजना मैगजीन उर्दू में भी शाये की जाती है, वो आपको दुकानों पे उमूमन नहीं देखने मिलती है, आपको पूरे 1 साल के लिए इशू करनी होती है या फिर ऑनलाइन अपलोड की जाती है वो वेबसाइट पे। इन चीजों के अलावा कौमी काउंसिल ने कुछ ऐसी किताबें शाये की है, जैसे हुकूमत हिंद, इंडिया का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, जैसे बिपिन चंद्र की 1-2 किताबें हैं, वो उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। तो ऐसी कुछ किताबों से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल सिलेबस इस वक्त भी उर्दू में अवेलेबल नहीं है। मेरे कुछ नोट्स थे और कुछ आंसर्स थे, कुछ मजमून थे जिन्हें मैंने किताब की शक्ल में शाये किया है। दिल्ली से किरण पब्लिकेशन ने इसे काविश इस नाम के तहत शाये किया है। अगर आप चाहें तो उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फिर एक बात, अहम सवाल ये आता है कि उर्दू में चूंकि किताबें अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है, रहनुमाई अवेलेबल नहीं है, तो हमें डबल मेहनत करनी होती है ट्रांसलेट करने की। तो बिल्कुल नहीं, आपको डबल मेहनत तो नहीं करनी है, लेकिन आपको एक चीज करनी है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं या इंग्लिश के नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा मार्जिन हाशिया छोड़ना है और उर्दू की जो सिर्फ टर्मिनोलॉजी होती है, जो इस्तिलाहात होती है, वो वहां पर लिख ले, या आपकी बुक में जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के नोट्स है वहीं पर उस उर्दू इस्तिलाह को लिख ले। इससे क्या होगा, आपको पूरा ट्रांसलेट नहीं करना होगा। उर्दू जबान अगर आप यूपीएससी लिखना चाहते हैं तो उसी वक्त लेंगे जब आप उर्दू अच्छे से लिखना जानते हो, आपको तहरीर में किसी तरह की रुकावट ना आती हो। सिर्फ मसला इस्तिलाहात का आता है, नई नई टर्मिनोलॉजी का जो यूपीएससी में बहुत ज्यादा है, तो उन टर्मिनोलॉजी को सिर्फ अपने नोट्स में लिखते चलना है। बाकी नोट्स आप किसी भी जबान में बना सकते हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या उर्दू में, अगर आप चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको अहम ध्यान देना है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो यूपीएससी के जो सवाल होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी जबानों में दिए जाते हैं। वहां पर आपको उर्दू जबान में टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात नहीं दी जाएंगी। इन्हीं 2 जबानों से आपको सवाल समझकर जवाब देना होगा। एक और सवाल सामने आता है कि इंग्लिश की क्या अहमियत है, कि बगैर इंग्लिश के ये एग्जाम पास हो सकता है या नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बगैर इंग्लिश के तो नहीं पास हो सकता, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के 3 मरहले हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला मरहला जो है प्रीलिम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव तरह के 2 पर्चे होते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी जबान में पूछे जाएंगे। जब तक आप बेसिक इंग्लिश पे उबूर नहीं हासिल करेंगे, उन सवालात को समझना, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, मेंस इम्तिहान में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस लिखना होगा।
मेंस में आपको इंग्लिश कंपलसरी का 300 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसे आप क्वालिफाई करना बहुत अहम है। 300 में से आपको 75 मार्क्स लाने होते हैं। वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे आपको क्वालिफाई तो करना ही होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ मेरे दोस्तों की, कि कंपलसरी लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो या उर्दू का, उसे कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी आपको बेसिक अंग्रेजी सीखनी है। लेकिन उर्दू जबान लेकर क्या फायदा होता है, सबसे अहम सवाल ये है। इस जबान लेने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप उर्दू लिख रहे हैं, ये आपकी मादरी जबान है, तो यूपीएससी में दो पर्चे ऐसे होते हैं। एक होता है ऐसे का मजमून नवेसी का 250 नंबरों का होता है, और दूसरा पेपर होता है एथिक्स का, जिसे अखलाकियात हम कह सकते हैं, जीएस 4 का। इन पेपर्स में अगर इन पेपर्स के जो सवालात होते हैं या जो ऐसे लिखना होता है, उसमें आपको अपने ख्यालात, अपने इजहारात को बयान करना रहता है। और हम अपनी मादरी जबान के अलावा किसी दूसरी जबान में अपने ख्यालात का इजहार इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं, तो आपके ऐसे इंग्लिश या दूसरी जबानों से बेहतर होंगे। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप अपना ऑप्शनल लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ानी रहेंगी। और चूंकि आप मेंस के तमाम पर्चे उर्दू में लिख रहे हैं, तो आपको जीएस की राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ उर्दू का जो ऑप्शनल का पेपर है, वहां पर भी आसानी होंगे लिखने के लिए। तो ये दो फायदे आपको होते हैं। इसके अलावा उर्दू में लिखने का और कोई मुझे फायदा नजर नहीं आता। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि हो सकता है उर्दू के पर्चे चेक करने वाला उर्दू दा हो, इसलिए वो किसी तरह के ज्यादा मार्क्स दे दे। तो ये सरासर गलतफहमी है। मैंने 3 मरतबा उर्दू जबान में यूपीएससी का मेंस लिखा है, और मेरे जो मार्क्स रहे हैं, तो जिस तरह का आप पेपर लिखते हो, जिस तरह का आपका मवाद है, कंटेंट है, आपका प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं। जिस पर्चे में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने बिल्कुल कुछ भी लिख कर आया पेपर में और आपको मार्क्स ज्यादा हो जाए। इसके अलावा कितने पेपर उर्दू जबान में लिखे जाते हैं, तो मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं टोटल, जिसमें से अगर आप इंग्लिश कंपलसरी छोड़ दे, तो आप बाकी 8 पर्चे उर्दू जबान में लिख सकते हैं। उसमें GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे का एक पर्चा, और इसके अलावा लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज अगर आप ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, तो इस तरह के 8 पर्चे आप उर्दू जबान में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग कंपलसरी उर्दू लैंग्वेज का पेपर। तो यहाँ पर एक बात वाजे हो जाती है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किन किन पर्चों को उर्दू में लिखा जा सकता है, या फिर सिर्फ उर्दू ऑप्शनल लेने को उर्दू मीडियम कहा जाता है। उर्दू ऑप्शनल लेने वाले हर साल बहुत मिल जाते हैं। मैं पिछले 4 साल का रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। 2017 में मैंने पहला मेंस लिखा था उर्दू जबान से। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से यूपीएससी का उर्दू जबान में मेंस लिखने वाला मैं अकेला उम्मीदवार था। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मैं मेंस क्वालिफाई कर पाया था और मुझे फाइनल इंटरव्यू आया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। 2018 में कुछ 2-3 और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरे इंडिया में मेरे साथ पर्चा लिखा था उर्दू जबान में, लेकिन उस साल किसी को भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। 2019 में मैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स थे जामिया मिलिया से, ये कहीं और से, जिन्होंने उर्दू जबान में इस एग्जाम को लिखा था, और उनमें से एक स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आया था। और फाइनल चीज 2020 में इस बार फिर से मैं पूरे हिंदुस्तान में अकेला स्टूडेंट था, अकेला उम्मीदवार था जिसने ये तमाम पर्चे उर्दू जबान में लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया और फाइनली मैं इस लिस्ट में भी हूँ। तो 2013 से जो कहत पड़ा हुआ था यूपीएससी में उर्दू जबान का, वो अब जाकर खत्म हुआ है। और जिस तरह के मुझे पैगामात मौसूल हो रहे हैं और लोगों की तरफ से जिस तरह से लोग आके मिल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो जोश और खरोश इस रिजल्ट की वजह से अभी देखने मिल रहा है, वो यहाँ पर खत्म नहीं होगा, बल्कि इसे शुरुआत करके इंशाल्लाह हर साल उर्दू मीडियम से स्टूडेंट्स कामयाब होंगे। इसके अलावा कुछ चीजें आती है जिसमें बताया गया कि जो परेशानियां, रुकावटें मेरी पढ़ाई में आई थी, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड, मवाद से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन दूसरी चीजें जो घरेलू मामला थे,
उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सेटबैक मुझे उस वक्त था जब 2016 में मेरे वालिद साहब को पैरालिसिस हो गया था और मेरे प्रिपरेशन पे काफी असर पड़ा था। 2017 में मैं फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी उसे कामयाब नहीं कर पाया था। तो ये एक बड़ा सेटबैक था। 2018 में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाया, मेंस में क्लियर हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। ये उससे बड़ा सेटबैक था। लेकिन 2019 इन तमाम सालों में मेरे लिए सबसे मुश्किल गुजरा है, क्योंकि 2019 में एक तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, दूसरी मेरी वालिदा मोहतरमा को कैंसर डायग्नोस हो गया था और उनकी बाद में आगे जाकर उनका इंतकाल भी हो गया। तो इस सदमे से उभरते हुए मुझे 2020 का इम्तिहान लिखना पड़ा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपनी मेहनत जारी रखी और फाइनली आपके सामने 558 रैंक के साथ मौजूद हूँ। मेरी इस कामयाबी के अलावा अगर बेसिक कुछ सवाल आप लोग पूछना चाहे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उनके जवाब देने। Sir, please some suggestions for madrasa students specific, please. ओके, मदरसा स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो मदरसा स्टूडेंट्स का आता है वो ये आता है कि प्रॉपर स्कूलिंग ना होने की वजह से बेसिक जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जो 6ठी से 12वीं जमात तक पढ़ते हैं, वो इतने अच्छे से उनमें महारत नहीं हासिल लगते। तो पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा कि चाहे आप मदरसा स्टूडेंट से हो या स्टेट बोर्ड के स्कूल एजुकेशन से पढ़े हो, आपको एनसीईआरटी की बेसिक किताबें 6ठी से 12वीं तक ये पढ़ना ही है। इसमें किसी तरह की कमी ना करे, उसे अच्छे से पढ़िए, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। वो इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में मौजूद है। जो भी जबान आपको बेहतर लगती है उसमें आप अच्छे से पढ़िए, वो चीजों को समझिए, उसके बाद रेफरेंस बुक की तरफ जाइए। ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से करिए, चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, जिसमें आपको इंग्लिश लिखना पड़े और आपको इंग्लिश समझने की आदत हो जाए। क्योंकि अगर अंग्रेजी जबान आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर आपको रेफरेंस बुक जो होती है पॉलिटी की, इकोनॉमी की, तमाम सब्जेक्ट की, उसे समझने में बहुत दिक्कत होंगी। तो मदरसा स्टूडेंट से मेरी यही गुजारिश है कि पहले वो एनसीईआरटी किताबें कंप्लीट करे और ग्रेजुएशन के वक्त अपनी अंग्रेजी सुधारने पर ध्यान दे। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। थैंक यू सो मच सर, वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू और हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और इस शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं आगे भी हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमे। आमीन। हाज़रीन गिरामी, यहाँ से शुरू होता है Q&A सेशन, लेकिन उसके आगाज से पहले मैं चंद नुक्ते बता देना जरूरी समझती हूँ। नंबर एक ही सवाल करें, लंबी बात या तमीद में वक्त ज़ाया ना करें, डायरेक्ट सवाल पूछ लें। नंबर 2, एक सवाल अगर पूछा जा चुका है और वही सवाल आपके जहन में है तो उसे ना दोहराएं प्लीज। हम मेहमान खुसूसी का वक्त, कीमती वक्त ज़ाया ना करें। नंबर 3, हैंड रेज का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, हैंड रेज करें, जिसका नाम प्रोनाउंस किया जाए उसको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा, वो ही क्वेश्चन कर सकता है। और बी पेशेंट, हम कोशिश करेंगे आप सबको मौका दिया जाए, लेकिन कोशिश करें कि सवाल रिपीट ना करें प्लीज। आप में से जो सवाल करना चाहते हैं हैंड रेज करें प्लीज। ओके, रबीउल इस्लाम, योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आपका सवाल प्लीज। मैं भी मदरसा बैकग्राउंड से हूँ। मेरी बुनियादी तालीम से लेकर आलिमियत तक मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से किया है और मैं अभी जामिया मिल्ला इस्लामिया से BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। लेकिन मुझे पूछना ये है कि अब मेरे पास 10+2 की डिग्री नहीं है, अगर हम यूपीएससी में बैठते हैं तो क्या हम ओनली ग्रेजुएशन के बेस पर बैठ सकते हैं? हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जैसा कि जामिया में है कि हमें +2 क्या इक्वल बना के दे देते हैं वो। जी, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी में अपीयर होने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के जरिए। तो अगर आप जामिया मिलिया से कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो बिल्कुल आप अपीयर हो सकते हैं।
लेकिन उसमें आपके एसएससी के जो मार्कशीट वगैरह होते हैं और 12th के जो मार्कशीट होते हैं, ये उसमें वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो अगर इस सिलसिले में आप यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से राब्ता कायम करें तो वो ज्यादा बेहतर रहनुमाई आपकी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। Thank you, sir. Next, Abdul Basit. Please unmute yourself. Your question. अब्दुल अजीम सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते थे, प्लीज। जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। वैसे कई क्वेश्चन है लेकिन मैं इंशाल्लाह उसको पूछता रहूंगा। लेकिन पहला सवाल ये है कि अगर कोई अभी उर्दू मीडियम से स्टार्ट करना चाहे, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरुआत करना चाहे कोई, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? कैसे प्रीलिम्स को लेके चले आगे, फिर मेंस और सारी चीजें, मतलब इस तरीके से शुरुआत कैसे करेगा और कैसे आगे तक लेके जाएगा पूरी प्रीलिम्स में उस तरह की स्ट्रेटेजी को? जी, और यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल फ्रेश, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ता वो बैठकर यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है प्रीलिम्स से, उसे पढ़े, क्योंकि वो काफी बड़ा होता है। इसमें सिलेबस के एक एक वर्ड को पढ़े, एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह जाने के प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछे जाते हैं सवाल, मेंस में क्या क्राइटेरिया होता है, मेंस में सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, इन तमाम चीजों को एक बार पढ़ ले। उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे कि जो प्रीलिम्स में सवालात पूछे गए उनका लेवल क्या है, मेंस में जो सवालात पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है, और इंटरव्यू तो बात की चीज है, वो आपको धीरे धीरे मेंस तक समझ में आ जाता है उसमें क्या करना होता है। तो पहली चीज अपनी ये करे कि सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम एक हफ्ता देखे, अपना वक्त ले, अच्छे से उसे समझने की कोशिश करे। उसके बाद अपने जो बुक्स वगैरह रहती है, आपका जो मटेरियल होगा, आपके जो सोर्सेस होंगे वो चुने। ऐसा ना हो कि पहले आपने बुक्स वगैरह खरीद ली, उसके बाद फिर अपना पढ़ना शुरू किया कर दिया, आपको पता ही नहीं कि सिलेबस में ये चीज आपके रिलेवेंट है या नहीं। कुछ सवाल मैंने देखे उसमें नोट्स मेकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, तो इसी सवाल में की जवाब में मैं उसे ऐड कर देना चाहता हूँ कि नोट्स मेकिंग के लिए आपको पता होने चाहिए कि सवालात किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछे जा रहे हैं, मेंस में क्या पूछे जा रहे हैं। नोट्स मेकिंग दोनों की अलग अलग होती है। मेंस में आपको अलग अलग पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं अलग अलग सवालात के, प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव सवालात के जवाब देने होते हैं, जिनमें आपका कॉमन सेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। तो प्रीलिम्स की नोट्स मोस्टली बहुत ही शॉर्ट में बनती है, उसमें आपको पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखने रहते हैं। नोट्स मेकिंग का तरीका ये है कि जब भी आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास हार्ड कॉपी में है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा उससे नोट्स बनाने के लिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसी में हाइलाइटर से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट कर दीजिए, कुछ पॉइंट साइड में मार्जिन में लिख दीजिए। जो चीज आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे उसकी अलग से नोट्स बनाइए। रेफरेंस बुक में अगर आप समझ लीजिए आपने पॉलिटी की नोट्स बनाना शुरू की, आपने लक्ष्मीकांत ये बुक को चुना है पढ़ने के लिए, तो लक्ष्मीकांत में आप एक चैप्टर पे गए पार्लियामेंट में लिखा हुआ है बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में। अब आपने सिलेबस देखा हुआ है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, आपको एक आइडिया रहता है कि इसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सवालात किन चीजों पर पूछे गए थे और कौन सी चीजें आप हजफ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स तो मैं आपको देकर नहीं बता सकता, लेकिन जब आपके सामने सिलेबस होगा और क्वेश्चन पेपर आपके जहन में होंगे तो उसके बाद ही आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाते वक्त चूंकि मैंने कहा कि हाशिया जो छोड़ते हैं वो थोड़ा बड़ा रखिए अगर आप उर्दू मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बाद में ऐड करने होते हैं। तो फ्रेशर के लिए तो यही है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ कि पहले सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखिए, उसके बाद अपने सोर्सेज का इंतखाब कीजिए, इसमें एनसीईआरटी के अलावा बाकी की चीजें भी शामिल है। और एक बार आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आपकी नोट्स मेकिंग शुरू हो गई, उसके बाद से फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करिए। आंसर राइटिंग के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंग्लिश या हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाइए, लास्ट ईयर के टॉपर्स के जो आंसर शीट होती है आपको विजन आईएएस वेबसाइट पर या दूसरे बहुत सारी वेबसाइट पर ये चीजें अवेलेबल हो जाती है। उनके आंसर कैसे लिखे हुए होते हैं, वो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, मेन बॉडी किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं,
कम से कम 4-5 टॉपर्स के कुछ आंसर शीट देखिए और उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। उससे आपको पता चल जाता है कि आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना है। अलग सवालात यूपीएससी में जो सवालात पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2-3 अलग-अलग उसके सब यूनिट होते हैं, तो उन्हें एड्रेस कैसे करना है, तो इन तमाम चीजों को ज़हन में रखिए। थैंक यू सर। यस अब्दुल बासित। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, जो लोग भी जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते साथ में वो अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब ये है कि वो कहीं कोचिंग नहीं ले सकते, बिल्कुल ये है कि 8-10 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ नहीं सकते, ये उनके साथ इश्यूज हैं, तो इस तरह के लोगों को आप क्या मशवरा देंगे, वो कैसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे इसमें? जी, यूपीएससी का सिलेबस पढ़कर खत्म करने में और नोट्स वगैरह बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्फा लग जाता है। अगर आप रोजाना पढ़ रहे हैं, अगर आप रोजाना 8 से 10 घंटा या उससे ज्यादा बैठ रहे हैं, तो 1 से 1.5 साल में आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ पाओगे और उसके नोट्स बना पाओगे। और जैसा कि आपने बताया, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं और उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो पूरा दिन इस चीज को दे सके, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप रोजाना 3 घंटे 4 घंटे जो भी दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना अटेम्प्ट प्लान करें। यानी अगर आप रोजाना 2-3 घंटे अभी दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप अपना टारगेट थोड़ा बढ़ा कर रखिए कि कितने वक्त में आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे और आपकी आंसर राइटिंग वगैरह शुरू हो पाएंगी। तो कम से कम 2 साल का टारगेट रखकर अपने सिलेबस को पूरा करें। उनके लिए स्ट्रेटेजी यही होगी कि 1 साल का टारगेट ना रखते हुए अपनी पढ़ाई के मुताबिक 2 साल 3 साल का टारगेट रखकर स्ट्रेटेजी बनाएं। थैंक यू सर। सोनी परवीन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरा आसिम सर से सवाल है कि सर आपने जो मेंस लिखे थे उर्दू मीडियम से था आपका, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिले थे तो तीनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर थे, इंग्लिश हिंदी उर्दू में? की बात मैं अभी वाजे कर चुका हूँ कि यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू किसी भी जबान में आपसे सवालात सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं, वो या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में। इन 2 जबानों के अलावा यूपीएससी का जो पर्चा होता है वो किसी और जबान में नहीं होता। आपको रियायत होती है, आप चाहे तो जितनी उसमें लैंग्वेजेस दी हुई है किसी भी जबान में लिख सकते हैं, लेकिन पर्चा आपको उर्दू जबान में नहीं दिया जाएगा। सवालात आपको इंग्लिश या हिंदी में ही समझने होंगे। जी सर, अगर सपोज मेरा इंग्लिश मीडियम रखते हैं हम मेंस पेपर में, तो हमको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो वो दोनों इसमें लैंग्वेज पे मिलेंगे ना, इंग्लिश पे भी और उर्दू हिंदी पे भी? हाँ, इंग्लिश और हिंदी में मिलते हैं, उर्दू में सवालात नहीं पूछे जाते। जी शुक्रिया सर, बस यही पूछना था। जावेद आलम, हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ। जावेद आलम, आपका सवाल प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है, जब हम मेंस का पेपर लिखते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं कि जो इंग्लिश में ही पता होती हैं, उर्दू में नहीं पता होती हैं, तो कहाँ तक गुंजाइश होती है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज भी उसको यूज़ कर सकते हैं? जी, बहुत सारे चीजें ऐसी होती है, जैसे अगर हम टेली कम्युनिकेशन ये टर्म ले, तो इसे मवासलात ऐसे मिलता जुलता उर्दू में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको लिखते हुए ये चीजें नहीं याद आ पा रही है, तो उसकी रियायत ये होती है कि एक पेज में आप 4 से 5 वर्ड ऐसे या तो इंग्लिश स्क्रिप्ट में आप पूरी तरह लिख दे या उस इंग्लिश वर्ड को उर्दू स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मस्नूई ज़हनियत आप कह सकते हो उसे, लेकिन आपको अगर ये वर्ड नहीं याद आता है तो आप उर्दू स्क्रिप्ट में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख सकते हैं या इतना वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे पूरे जुमले आपके या 1-2 लाइन पूरी इंग्लिश में हो जाए, कुछ वर्ड आप यूज कर सकते हैं। जी, यानी कि एक पेज में 4-5 वर्ड हम इंग्लिश का लिख सकते हैं, इतनी छूट होती है?
4-5 का मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको उर्दू पे बहुत ज्यादा अबूर हासिल लेंगे। कुछ वर्ड ऐसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्टली हम इंग्लिश जबान में यूज कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट उसी तरह लिखिए या उर्दू में वर्ड ढूंढ के लिखिए। इसकी कमी इतनी महसूस होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं। ये यूपीएससी में बहुत जगह यूज होता है, लेकिन उर्दू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वर्ड नहीं मिलता है। कहीं पर आपको मुस्तकिल तरक्की लिखना होता है, कहीं पर हम जहर तरक्की लिखना होता है। तो ऐसे अलग अलग वर्ड आप यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा तो उस चीज को उर्दू स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुख्तार अहमद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरे क्वेश्चन है सर, जैसे हमने उर्दू मीडियम अपना सिलेक्ट किया तो सेम टाइम पे हमारे इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर अगर इंटरव्यू हम उर्दू में दे सकते हैं या दूसरी लैंग्वेज को भी ऐड अप कर सकते हैं? जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जैसे आपने बताया कि नहीं हम समझ आ रही या याद नहीं आ रही, तो कितना हेल्पफुल रहेगा अगर दूसरी लैंग्वेज को भी हम इंटरव्यू में करेंगे? मैंने 2 मरतबा वो इंटरव्यू दिए है यूपीएससी के, और दोनों मरतबा मेरा जो मीडियम चूज किया गया था वो उर्दू था। 2017 के वक्त मुझे नहीं पूछा गया था मतलब इंटरव्यू में कि आपको ट्रांसलेटर चाहिए या नहीं। इस साल इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, मैं हिंदुस्तानी में बातचीत कर सकता हूँ। तो जिस जबान में हम अभी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में हर कोई ये जबान आसानी से समझ सकता है। वहां पर इंटरव्यू में जबान की बंदिश नहीं होती, वहां पर आपको कम्युनिकेट करना होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी असेस करते हैं, तो जबान वहां पे रुकावट नहीं बनती। अगर आप अगर आपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश का भी इंतखाब किया है, फिर भी आप उर्दू में, हिंदी में, किसी भी जबान में जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सर। अबू तुराब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, यस यू आर ऑडिबल, प्लीज योर क्वेश्चन। यस मैम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, और सबसे पहले सर आपको दिली मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाब किया, आपके तमाम मेहनतों को कबूल और मकबूल फरमाया। सर मेरा सवाल ये है कि क्या आप सर कुछ किताबें अगर आप रेफर कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी सर आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। जी, किताबों के लिए मैंने जैसे अभी बताया कि एनसीईआरटी किताबें आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, योजना मैगजीन आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। पीआईबी की वेबसाइट से आपके करंट अफेयर्स बहुत सारे कवर हो जाते हैं, और अगर कवर नहीं भी हो रहे तो आप किसी भी मार्केट में इंग्लिश या हिंदी की मैगजीन को पढ़िए, और टर्मिनोलॉजी के लिए उर्दू के न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ, और साथ ही साथ पीआईबी की वेबसाइट पर आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा कौमी काउंसिल की कुछ किताबें हैं जो मुझ तक पहुँच पाई है, जिसमें विपिन चंद्र की एक किताब का उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा आईन हिंद का उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। ये कुछ किताबें हैं जो आप उर्दू में रेफर कर सकते हैं, बाकी की सारी तो आपको इंग्लिश में या किसी दूसरी जबान में ही पढ़ना पड़ेगा। योजना मैगजीन भी अवेलेबल है जी उर्दू में। सर एक मदारिस के स्टूडेंट्स का इज्तिमाई मसला है कि मैथ्स एक बहुत बड़ा मसला होता है, तो और उसे मैथ्स आना बहुत जरूरी है, और पिछले 2-3 सालों से सीसेट का लेवल उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीसेट के पिछले 4-5 साल के पेपर लीजिए, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैथ्स की कुछ चीजें होती है, उन टॉपिक को चूज कीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए, उन टॉपिक से रिलेटेड जितनी तरह की अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एक क्लास के वीडियोस देखकर उसके नोट्स बना लीजिए, और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी। कुछ 7-8 या 20 से 25 ज्यादा से ज्यादा टॉपिक होंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में, उनके ऊपर ही आपको महारत हासिल करनी है। अगर आप उसे वीडियोस देखकर नोट्स बना लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। शादाब अख्तर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था कि उर्दू मीडियम से मेंस की तैयारी करते वक्त मेंस की प्रैक्टिस किस तरह से करें? जैसे इंग्लिश वाले तैयारी करते वक्त वो लोग विजन वगैरह पर तैयारी करते हैं, मतलब अपना पर्चा चेक करवाते हैं उस तरह से, तो उर्दू वाले कहाँ से करें और किस तरह से तैयारी करें? जी, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू के लिए मैंने 3 मरतबा विजन की जो मैगजीन्स होती है मेंस 365 उसी से इस्तेफादा हासिल किया है।
लेकिन अगर आपको नहीं पढ़नी, आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप जो रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें जामिया मिल्लिया हो या हज कमेटी ऑफ इंडिया हो, ऐसी जगह पर पहुंचे। वो इसलिए कि यहाँ पर उर्दू से प्रिपेयर करने वाले और 3-4 स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, और जब आप एक ग्रुप में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप फिर साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक दूसरे के आंसर असेस भी कर सकते हैं, डिस्कस करके कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो उसमें वो चीज भी कर सकते हैं। और अगर 3-4 स्टूडेंट्स एक जगह से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी मेंटर को बुला के आपको फिर टेस्ट सीरीज और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे हज कमेटी में मैं पिछले 2 साल से जाकर जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उर्दू मीडियम को, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो घर पर या अगर आप आइसोलेटेड प्रिपरेशन करें तो वहां पर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप आंसर जो राइटिंग होती है वो बहुत अच्छे से कर पाए, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी आप ग्रुप बना सके किसी तरह का। और रेफरेंस के लिए मैंने जो बात बताई कि विजन या फोरम आईज बहुत सारे हैं जहाँ पर टॉपर की आंसर शीट मौजूद होती है। अगर आप एक मरतबा वो देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर किस तरीके से लिखे जा सकते हैं और अपने जवाब को किस तरह और बेहतर कर सके। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। परवेज हुसैन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं अभी जामिया में मेरा सेकेंड ईयर और ऑनलाइन सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्लान है 2024 का। तो सर हमको एनसीईआरटी कैसे कवर करना होगा और जो मेंस और प्री का अलग अलग पैटर्न होगा स्टेट या अलग अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसको हम कैसे टैकल करें और एक स्मार्ट जो हमारा प्रिपरेशन कैसे हो, जैसे 2025 तक क्लियर करें, कॉन्फिडेंस पे आ जाए। ठीक है। एनसीईआरटी कवर करने के लिए सही तरीका तो यह है कि ऊपर की क्लास की 8वीं 9वीं 10वीं स्पेशली 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें, जैसे ज्योग्राफी की मैं बताऊं कि 9वीं और 11वीं 12वीं की बहुत अहम होती है। तो ये किताबें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसमें कंसेप्ट समझना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर वो टॉपिक सर्च करिए और उसे समझने की कोशिश करिए। शुरुआती जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। 6ठी 7वीं की किताबें इन्हें आप जल्दी पढ़कर सिर्फ समझ सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करनी है। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की किताबें है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको याद भी करनी होती है, तो वो चीजें हाईलाइट कर 1-2 मरतबा उसका रिविजन करिए। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि प्रीलिम्स और मेंस के जो होते हैं नोट्स कैसे बनानी है, उसका प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए एक तरीका तो यह है जो मैंने पहले ही बताया कि आप क्वेश्चन पेपर सामने रखिए। क्वेश्चन पेपर सामने रखने के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, तो उसके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, और मेंस में नोट्स कैसे मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं तो उसके नोट्स कैसे बनाने। मेंस के नोट्स के लिए आपको एक टॉपिक पर अलग अलग पॉइंट्स लिखने रहते हैं, जिसमें पॉजिटिव्स भी आएंगे, नेगेटिव्स भी आएंगे, कुछ डेटा फैक्ट वगैरह आप जमा करिए। और कंक्लूजन के लिए जो आप अपने आंसर में लिखते हैं कंक्लूजन, वहां पर किसी पॉजिटिव वे के आप रेडीमेड आंसर्स लिख कर रखिए। और मेंस के क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के आसपास ही होते हैं, वो आप ये रेडीमेड प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के जो होते हैं वहां पर आपको डेटा फैक्ट वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो उसके नोट्स आपके थोड़े पॉइंट्स डाल के अलग अलग से आपको बनाने पड़ेंगे इन नोट्स को, तो उसका ध्यान रखिए। थैंक यू सर। सनोवर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कैसे शुरू की थी? जी, प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट जो हुआ था इंजीनियरिंग के वक्त से ही मेरा जो मुतालिया था, चाहे वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हो या फिर दूसरे जीएस की चीजें हो, इन चीजों से मैं मतलब पहले से जुड़ा हुआ था, ये चीजें मैं पढ़ता था। इन चीजों की वजह से मुझे हज कमेटी ऑफ इंडिया का एंट्रेंस क्लियर करने में आसानी हुई थी, क्योंकि मैं उर्दू न्यूज़पेपर में कुछ मकालात भी लिख चुका हूँ और एंट्रेंस में एक ऐसे भी पूछा जाता है, तो ऐसे पहले से मेरा अच्छा था। ये सारी चीजें मुझे हज हाउस तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई। और एक मरतबा मैं हज हाउस पहुंच गया तो वहां पर हज हाउस की जो कोचिंग होती है मैंने वही फॉलो किया है और उसी को लेकर आगे बढ़ा हूँ। सिर्फ उर्दू से रिलेटेड कुछ चीजें जो थी जो मैंने शुरुआत में बयान की है कि उसे किस तरह हैंडल करना है। थैंक यू सर। हाँ जी बिल्कुल सर, प्लीज। सर अभी हमारे पास 8 बजने वाले हैं, तो कब तक हम आपसे ये सिलसिला जारी कर सकते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर। मैं तो 1 घंटे के ही सोच कर आया था, अगर कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल होंगे तो 2-3 सवाल ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, just 2 or 3, sir. Faisal, please unmute yourself. Faisal. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो सर मेरा 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि जब मदारिस से बच्चे आलमियत फजीलत करके निकलते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनके होते हैं, ऐसे होते हैं जो उन्हें उस मदरसे के बेस पर उनका एडमिशन ले लेते हैं ग्रेजुएशन में, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं सर, तो क्या मदारिस की डिग्री को यूपीएससी में कोई प्रॉब्लम होगा यूपीएससी करने? जी, डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपका जो बोर्ड होता है 10th और 12th का, वो आपको मेंशन करना रहता है, क्योंकि 10th के जो मार्कशीट होते हैं वो यूपीएससी में आपका जो नाम होता है उसी तरह फिल करने होते हैं। लेकिन मदरसे से जो 10th और 12th वगैरह की डिग्री मिल गई है, इस बारे में तो मैं भी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्टेट बोर्ड रहा है, मदरसे से मेरा ताल्लुक नहीं रहा है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इन चीज़ों को अच्छे से कानूनी उसकी जो बारीक चीज़ें हैं उन्हें जानकर इंशाल्लाह मैं अपने ब्लॉग वगैरह के जरिए इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जी सर, दूसरा सवाल ये है कि मैंने अभी ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम दिया था, तो उसमें मुझे अगर चूज करने का मौका दिया जाए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ग्रेजुएशन में, तो कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर होगा यूपीएससी के लिए? यानी मेरे तमाम सब्जेक्ट अभी मसाले हैं, बिल्कुल नए हैं सब, तो मैं किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूं जिसमें मुझे आसानी हो? अगर आपको ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब करने का मौका मिल रहा है जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में मददगार साबित हो सकता है, जिसमें जैसे लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, तो अगर आप वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ये सब्जेक्ट यूपीएससी में मददगार होते हैं। इंजीनियरिंग का यूपीएससी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इन चीजों को अवॉइड करके जो मेजर सब्जेक्ट है यूपीएससी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उर्दू, अगर आप ऑप्शन लेना चाहे तो इनका इंतखाब कर सकते हैं। Last question, sir, please. साकिब शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि ऑप्शनल में मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम नंबर हासिल कर सकें? जी, उर्दू ऑप्शनल के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि नए पैटर्न के बाद से हाईएस्ट मार्क्स 297 है अब तक। एक चीज देखने में आई है कि जो स्टूडेंट्स उर्दू को ऑप्शनल को चूज कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये आसान होता है, हम उर्दू अदब बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पता है तो हम लिख लेंगे। तो जिस तरह की मेहनत दूसरे ऑप्शनल वाले करते हैं, वो प्रॉपर कोचिंग लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उर्दू ऑप्शनल के स्टूडेंट्स उस तरह की मेहनत नहीं करते। वो चंद किताबें पढ़कर जाते हैं और जिसकी वजह से 300 मार्क्स अब तक क्रॉस नहीं है, और हर साल हाईएस्ट 270 to 80 के पास पहुंच रहे। इस साल भी मुझे 270 मार्क्स मिले। तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बुनियादी रेफरेंस किताबें जो इस वक्त मौजूद है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया की नोट्स है, नूर सिद्दीकी सर की नोट्स है, इसके अलावा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नोट्स है, तो कोशिश करें कि इन तमाम से आपका बेहतर से बेहतर मवाद जमा हो जाए और आपका पर्चा जो आप जवाबात लिख रहे हैं वो दूसरों से कुछ बेहतर दिखे। क्योंकि हर कोई जामिया मिलिया की नोट्स पढ़ रहा है, हर कोई खलील अहमद पढ़कर जा रहा है, तो तमाम सवालों के जवाब एक जैसे दिखते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके पास 2 से 3 पॉइंट हर जवाब में नए हो, और उसके लिए आपको कुछ नई नोट्स की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जी थैंक यू। आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बेहतर है प्रैक्टिस करिए आप। आप सबसे हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आपको ये प्लेटफॉर्म इस तरह के मौके फराहम करता रहेगा आगे आपके तशरीफी बख्श जवाबात के लिए इंशाअल्लाह। आज के लिए माजरत है, और इसके साथ ही मैं अमरीन फातिमा से गुजारिश करती हूँ कि आप मेहमान खुसूसी और सामियाइन का शुक्रिया अदा करें। अमरीन फातिमा प्लीज। Jazakallah khair, Sumaya. Am I audible? Yes. Yes, you are. Assalamu alaikum wa rahmatullah. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस खिदमत के लिए चुना, और हमारी टीम अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाए।
थैंक यू सो मच सर। आसिम किफायत खान सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। आपने इस हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमको अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर किया और हमको प्रॉपर गाइड किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस सेशन से बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। एक बात ऐड करना चाहूंगी कि मुसलमानों को चाहिए कि हम इस पोस्ट के लिए, IAS पोस्ट के लिए, IPS पोस्ट के लिए आगे आए। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये वर्थ होगा, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है वो समाज में ऐसी चेंज ला सकते हैं जो हम चाहते हैं कि वो चेंज हो मुसलमानों के एतबार से। और हमको, हमारे नेशन को, हमारे समाज को, सबको इससे फायदा होगा और हमारा सर इससे फख्र से ऊंचा होगा। मैं आप सबकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हमारे दावत पर लब्बैक कहा आपने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफियत के बावजूद भी हमारे साथ शरीक हुए। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। थैंक यू सो मच अमरीन फातिमा। सर हम वाकई दिल के गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं और एक बार फिर आपकी शानदार कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनके ताउन से ये प्रोग्राम कामयाब रहा, और उम्मीद करते हैं हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स में मिलते रहेंगे और सर भी हमें दोबारा मुस्तफीद होने का मौका फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।